बाहर जब भी एक विस्फोट की आवाज गूंजती तभी आदमी उसी समय सीवर पाइप को एक बार पीटता, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह तेज आवाज को छुपा सकता था और ऊपर मौजूद जेल के गार्ड को सुनने से रोक सकता था। यह मोटी सीवर पाइप ही उसकी एकमात्र बचने की राह थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार आदमी ने उसे तोड़ने में सफलता पाली। उसी पल भारी मात्रा में गंदा पानी बाहर आ गया, साथ ही एक अजीब सी बदबू भी फैल गई, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत ही बेहद गंदी पाइप में घुस गया और आजादी की ओर बढ़ चला। भले ही अंदर चारों ओर गंदे पानी और मल की बदबू थी, फिर भी उसने दांत भींचकर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इस जेल से भागने के लिए उसने लगभग 20 साल लगा दिए थे। सीवर से बाहर निकलने के बाद उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जल्द ही सीन अगले दिन सुबह पर शिफ्ट हो गया। जब जेलर ने कैदियों की गिनती की तो पाया कि 245 नंबर कमरे का कैदी काफी देर तक बाहर नहीं आया। अगर मैं ऊपर आया तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो गुस्से में जेलर सीधे ऊपर चढ़ा, पर दरवाजे पर पहुंचते ही हैरान रह गया, क्योंकि सेल में कोई था ही नहीं। दूसरी ओर जब जेल सुपरिटेंडेंट कपड़े बदल रहा था तभी उसने अलार्म की आवाज सुनी। उसे तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ और वह जल्दी से जेल की ओर भागा। इसके बाद उसने जेल के गार्ड्स को गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात गिनती के समय तो वह यहीं था, अब अचानक कैसे गायब हो गया। तुरंत बाद उसने अपने गार्ड्स को बुलाकर उस आदमी के सबसे अच्छे दोस्त रेड को बुलाया, जो एक कैदी था। उसे लगा कि ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, तो भागने से पहले उस आदमी ने जरूर रेड को कुछ बताया होगा। कुछ भी नहीं कहा वार्डन, कुछ भी नहीं। ये सुनकर जेल सुपरिटेंडेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि इस जेल के बनने के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में आकर उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर की ओर फेंक दिया, लेकिन वहां से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। जब वह पास गया और देखा तो पाया कि पत्थर सीधे पोस्टर के आर पार चला गया और उसमें एक छोटा सा छेद कर गया। तभी उसे सब समझ आ गया। उसने तुरंत जल्दी से हाथ अंदर डाला और पोस्टर को एक झटके में फाड़ दिया। सामने दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया जो सीधे जेल के बाहर तक जाता था। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आखिरकार उस आदमी ने कब इतनी बड़ी सुरंग खोद डाली थी, ये किसी को पता नहीं चला। इसके तुरंत बाद जेलर ने पुलिस कुत्तों के साथ बड़े पैमाने पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन पूरे दिन की मशक्कत के बाद भी उन्हें बस एक घिस चुका हथौड़ा और एक फटी हुई पुरानी कैदी की वर्दी ही मिली। यहाँ तक कि अभी भी जेलर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ एक छोटे से हथौड़े के सहारे उसने इतनी लंबी सुरंग कैसे खोद डाली। असल में आदमी तो बस दीवार पर अपना नाम उकेरना चाहता था, लेकिन उसे अनजाने में ही पता चला कि दीवार की परत बहुत आसानी से उखड़ जाती थी। चूंकि उसे भू विज्ञान की बहुत जानकारी थी, इसलिए वह तुरंत ही समस्या की जड़ समझ गया। दरअसल जेल की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी और दीवार पर लगा सीमेंट पूरी तरह खराब हो चुका था। वह तुरंत समझ गया कि ऊपर वाले ने उसे बच निकलने का एक मौका दिया है। इसके बाद के दिनों में जब भी उसे मौका मिलता वह दीवार को खोदना शुरू कर देता। दीवार पर लगा पोस्टर उसकी खुदाई को छुपाने का एक अच्छा जुगाड़ बन गया। जो सीमेंट वह निकालता उसे वह निगरानी के दौरान चुपचाप अपनी पैंट से बाहर गिरा देता। हथौड़ा उसने रेड से मंगवाया था, जो यहाँ 20 साल से रह रहा था और बहुत जुगाड़ू था। जेलर की चाबी को छोड़कर लगभग हर चीज वह किसी न किसी तरह हासिल कर सकता था, लेकिन जेल की अचानक जांच से वो बच नहीं सकता था। आदमी अच्छी तरह जानता था कि अगर यह राज कभी खुल गया तो उसका अंजाम सिर्फ मौत ही होगा। सामने वाले को शक न हो, इसके लिए उसने दिखावा किया कि वह किताब पढ़ रहा था। जब जेलर लोगों के साथ आया तो उसने पूरी तरह सहयोग दिया ताकि वे उसकी घबराहट को न भांप सके। जेल के गार्ड्स पीछे पीछे उसकी चीजें उलट पलट कर ढूंढने लगे, यहाँ तक कि कुर्सी के कोनों को भी नहीं छोड़ा। आदमी बस एक तरफ चुपचाप प्रार्थना करता रहा कि वे लोग पोस्टर को न फाड़े। आखिरकार उन्होंने काफी देर तक तलाशी ली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इसी समय अब तक चुप रहा जेलर अंदर आया और फिर उसने आदमी के हाथ से बाइबल ले ली। जब जेलर ने जांच करते हुए उससे बाइबल के कुछ प्रश्न पूछे तो उसने सभी के सही जवाब दिए। असल में जेलर को भी बाइबल पढ़ना पसंद था, इसलिए वह उस आदमी के जवाबों से बहुत संतुष्ट हुआ। भले ही जेल के नियमों के अनुसार कैदियों को पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उसने आदमी को कुछ नहीं कहा और पोस्टर नहीं हटाया। जाते समय उसने बाइबल भी उसे लौटा दी और कहा कि मुक्ति का रास्ता इसी में छुपा है। असल में यह किताब उसने हथौड़ा छुपाने के लिए इस्तेमाल की थी और यही हथौड़ा उसकी आजादी का रास्ता था। वह आदमी एक बैंकर था जिसे अपनी पत्नी और उसके लवर की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वास्तव में वह बेगुनाह था। उस दिन वह शराब पीकर नशे में था। वह सोच रहा था कि बंदूक लेकर उन्हें डरा देगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं गया। वह अपराध नहीं करना चाहता था, इसलिए वह गाड़ी चलाकर वापस चला गया और उसने वह बंदूक नदी में फेंक दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन उसकी पत्नी और उसका लवर फिर भी मारे गए। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी वही था, वही रिवॉल्वर जिसे उस आदमी ने नदी में फेंका था। जज ने इसी आधार पर उसे दोषी ठहराया और आखिरकार उसे शॉशैंक जेल भेज दिया। जब भी यहाँ कोई नया कैदी आता था, पुराने कैदी शर्त लगाते थे कि सबसे पहले कौन रोएगा। शुरुआत में रेड को एंडी से कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसे लगता था कि वह दुबला पतला और कमजोर है और जरूर आसानी से डर जाएगा। बाकी साथी मानते थे कि वह मोटा आदमी सबसे पहले घुटनों के बल गिरकर माफी मांगेगा। आसपास के पुराने कैदियों की तालियों और उनकी ललचाई हुई नजरों को देखकर उस आदमी को यह सोचकर ही डर लगने लगा कि उसे यहाँ पूरी जिंदगी बितानी है। जब सभी नए कैदी अंदर आ गए तो जेलर ने यहाँ के नियम पढ़कर सुनाए। इसी दौरान एक कैदी ने अचानक पूछा कि खाना कब मिलेगा। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि बगल में खड़े गार्ड की ओर इशारा कर दिया। तुम तब खाओगे जब हम कहेंगे, बात भेजे में घुसिया नहीं हरामजादे। इसके बाद उन्हें उनके शरीर की गंदगी साफ करवाने के लिए ले जाया गया। जब यह सब हो गया तो उन्हें बिना कपड़ों के ही जेल की कोठरियों में लाया गया। इन नए कैदियों को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जैसे ही लोहे का दरवाजा बंद हुआ, उनकी जिंदगी अब उनकी नहीं रही, बल्कि शॉशैंक जेल की हो गई। तभी रेड के साथियों ने रो रहे मोटे लड़के को चुप कराने के लिए अपने दोस्तों से परिचय करवाने का आइडिया दिया, लेकिन मोटा आदमी बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, मुझे नहीं रहना। उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह रोने और चिल्लाने लगा कि उसे घर जाना है। जल्द ही उसके शोर ने जेल के गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वे पहुंचे तो मोटा आदमी और भी तेज रोने लगा और उनसे उसे जाने देने की विनती करने लगा। अंत में उसे बेरहमी से घसीट कर बाहर ले जाया
बुलाया गया। फिर कप्तान ने उसकी जमकर पिटाई की। आसपास के कैदी यह सब देख नहीं सके और उसके लिए रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन किसी भी गार्ड ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और वे उसे बेरहमी से पीटते रहे। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि मोटा आदमी जमीन पर पड़ा रहा और उसमें कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद कप्तान ने लोगों से कहा कि उसे मेडिकल रूम ले जाया जाए और बाकी कैदियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फिर शोर मचाया तो उनका भी यही हाल होगा। लेकिन जब मोटे आदमी वहाँ पहुंचाया गया तब तक डॉक्टर जा चुके थे और वह पूरी रात वहीं पड़ा रहा। सुबह जब डॉक्टर जल्दी जल्दी पहुंचे तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता था। जो कैदी उसे दोस्त बनाना चाहता था वह यह सुनकर वह यकीन नहीं कर पाया और सबको यह बात समझ आ गई कि यहाँ एक कैदी की जान की कोई कीमत नहीं थी। सब लोग पहले की तरह ही खाते पीते रहे, किसी को उसकी याद नहीं रही। जल्द ही एंडी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि लड़कों के साथ बलात्कार करने वाले गे कैदी की उस पर नजर पड़ गई। किसी से टाका भिड़ा या नहीं? किसी ने अब तक तेरा गेम बजाया या नहीं? ये समझने के बाद उसने चुपचाप मुड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन सामने वाला उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उस दिन आदमी हमेशा की तरह लॉन्ड्री में काम कर रहा था। तभी एक सहकर्मी ने उसे स्टोर रूम से ब्लीचिंग पाउडर लाने के लिए बुलाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह सामान लेने के लिए झुका वही गे आदमी अचानक बिना कोई आहट किए उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसके साथ दो और लोग भी थे जिन्हें शॉशैंक की 3 बहनें कहा जाता था। आदमी को तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से ब्लीचिंग पाउडर उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था उनमें से एक ने पीछे से आकर उसे कसकर पकड़ लिया। नतीजा साफ था, वह उन लोगों के सामने टिक नहीं पाया और अपनी बेल्ट खुलवाने के लिए मजबूर हो गया। यहीं से उसकी 2 साल लंबी अपमानजनक जिंदगी की शुरुआत हो गई। आने वाले दिनों में 3 बहनें अक्सर उसे ढूंढ लेती थी। इसी वजह से उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ज्यादा दिन तक यह सब सहन नहीं कर पाता। तीसरे साल के बाद हालात में एक नया मोड़ आया। जेल की छत की मरम्मत की जरूरत थी और इसके लिए उन्हें 10 कैदियों की जरूरत पड़ी। कैदी अच्छी तरह समझते थे कि खास काम का मतलब होता था ज्यादा पैसा, इसलिए हर कोई उन 10 में शामिल होना चाहता था। लेकिन जगह सीमित थी, पर रेड के लिए यह कोई मुश्किल की बात नहीं थी। उसने 10 पैकेट सिगरेट देकर जेलर को मना लिया और अपने सभी साथियों के नाम उस सूची में शामिल करवा दिए। उसने उन 10 लोगों में एंडी का नाम भी डलवा दिया। वह उसके हालात को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह इस बेचारे की मदद करना चाहता था। कम से कम मरम्मत के इस काम के दौरान 3 बहनें उसे परेशान नहीं कर पाई। इसी दौरान उस आदमी को खुद को साबित करने का एक मौका मिल गया। टीम लीडर गार्ड से बातचीत करते हुए अनजाने में यह बता बैठा कि उसके भाई ने मरने के बाद एक बड़ी विरासत छोड़ी है, जिसमें से सिर्फ 4 लाख रुपए उसके हिस्से में आए हैं, लेकिन सरकार उसमें से लगभग आधा टैक्स वसूलने वाली है, जिससे वह बेहद परेशान है। बैंक कर्मचारी होने के नाते उस आदमी के दिमाग में तुरंत एक जबरदस्त आइडिया आया। वह सीधे कप्तान की ओर बढ़ गया। उसे आगे आते देखकर उसके साथियों की तो जैसे सांसें ही थम गई। कैप्टन हैडली, अपनी बीवी पर भरोसा है? यह देखकर कप्तान को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसे यहीं से नीचे धक्का देने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे फेंक पाता, उस आदमी ने तुरंत कहा कि वह उसे उसके 4 लाख रुपए बिना टैक्स दिए दिलवा सकता है और इसके लिए उसे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही गार्ड अचानक रुक गया। उस आदमी ने बताया कि उसने पहले भी ऐसे कई लोगों की मदद की थी और वह उसकी भी मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त बस इतनी थी कि वह सब कैदियों को 3-3 बोतल ठंडी बियर पिलाए। कैप्टन को पता था कि वह एक बैंक मैनेजर था और वो इस मामले में एक्सपर्ट था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। पर फिर भी बाकी लोगों में अभी भी डर था कि कहीं सामने वाला गुस्से में आकर उस आदमी को मार न डाले। आखिरकार सबने सच में बियर पी, जो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। ये सब हिस्ट्री के सबसे सख्त जेलर द्वारा अपनी ही जेब से खरीदी गई बियर थी। उस पल धूप सब पर पड़ रही थी। वे अब कैदी नहीं बल्कि आम मजदूरों की तरह लग रहे थे, जो काम खत्म होने के बाद दोपहर की चाय का आनंद ले रहे हों। यही वह चीज थी जिसे वह आदमी देखना चाहता था। वह चाहता था कि सब लोग बाहर के लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकें, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। जल्द ही छत की मरम्मत का काम अंतिम चरण में पहुंच गया और वे फिर जेल लौट आए। उस दिन लंबे समय से अकेली पड़ी 3 बहनें फिर उसके पास आ गईं। उनकी बेइज्जती का सामना करते हुए उस आदमी ने इस बार चुप रहने के बजाय गुस्से में हमला कर दिया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसे और भी ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा और कुछ ही देर में उन्होंने उसे काबू में कर लिया। अब मैं अपनी जिप खोलने वाला हूँ और उसमें से जो भी निकलेगा वो तुझे मुंह में लेना पड़ेगा। तभी आदमी ने गुस्से में तुरंत जवाब दिया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें वह चीज सही सलामत वापस नहीं मिलेगी। मेरे मुंह में कुछ भी डाला तो पछताएगा। उसने साफ कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं स्टील का पूरा 8 इंच का चाकू तुम्हारे कान में घुसा दूंगा। तभी आदमी ने कहा कि उसका दिमागी संतुलन हिल चुका है और उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने उसके मुंह में डालने की गलती की तो हो सकता है कि वह न चाहते हुए भी उसे काट ले। ये सुनकर तीनों बहनों को थोड़ी देर के लिए डर लगने लगा, लेकिन यह डर जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उन्होंने उस आदमी पर मुक्कों और लातों से हमला करना शुरू कर दिया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। नतीजा ये हुआ कि वह आदमी सीधे 1 महीने तक मेडिकल रूम में पड़ा रहा। 3 बहनों की सबसे बड़ी बहन को सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए अलग बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह अकड़ते हुए कदमों के साथ वापस अपनी सेल में लौटा तो उसने देखा कि कप्तान वहां गुस्से में खड़ा था। उसे तुरंत हालात की गंभीरता का एहसास हो गया, लेकिन अब भागने का कोई मौका नहीं था। कप्तान ने उसकी जमकर पिटाई की। कप्तान की क्रूरता पहले से ही मशहूर थी। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह कोमा में चला गया। इसके बाद इलाज के लिए उसे दूसरी जेल में भेज दिया गया। इस घटना के बाद तीनों बहनें फिर कभी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पाई। असल में यह सब कप्तान के इशारे पर हुआ था, क्योंकि उसने उस आदमी के बैंकर होने की पहचान कर ली थी, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आ सकती थी। इसके तुरंत बाद उसे लॉन्ड्री से लाइब्रेरी में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ उसके साथ एक बुजुर्ग कैदी भी था। वह बुजुर्ग पिछले 50 सालों से वहीं रह रहा था। लाइब्रेरी का काम बहुत आसान और हल्का था। किसी को किताब उधार लेनी होती थी तो बस उसका रजिस्ट्रेशन करना रहता था। लेकिन कप्तान की टैक्स चोरी में काफी मदद करने की वजह से जल्द ही दूसरे जेलर भी उससे मदद मांगने आने लगे। जेल में थोड़ा आराम से रहने के लिए वह किसी को भी मना नहीं करता था और सबकी मदद के लिए योजनाएं बनाता था। 1 महीने से भी कम समय में उसने आधे से ज्यादा जेलरों के लिए टैक्स रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर दी थी। कुछ ही समय में वह पूरे जेल में मशहूर हो गया, यहाँ तक कि जेल सुपरिंटेंडेंट भी उससे मदद मांगने लगा। उसका काम इतना बढ़ गया था कि कभी कभी रेड को भी उसकी मदद के लिए बुला लिया जाता।